हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीडीपी की प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं डेली। और एक एक्सपर्ट सीरीज मैंने शुरू की है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं। हम लोगों का सोशलाइजेशन एंड जेंडर कंप्लीट हो गया है, वो मैंने टॉपिक भी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है और उसकी भरपूर प्रैक्टिस भी की है। जो आपका सोशलाइजेशन पे उस पर मैंने 3 वीडियो बनाई है, उसमें मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो इतने एक टॉपिक के लिए काफ़ी हैं, इनफ है। बाकी जेंडर से रिलेटेड वो मैंने वीडियो बनाई है, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। वो भी मैंने प्रैक्टिस सेट भी उसकी उसकी प्रैक्टिस भी करवाई है एंड उसकी जो थ्योरी है वो भी मैंने सोशलाइजेशन से एक ही में करवा दी है। तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं अच्छे से। वहां से आपके 2 नंबर पक्के हो सकते हैं। एंड आपका जो ये इमोशनल है, आपका जो इमोशन है एंड कॉग्निशन एंड इमोशन जो एक टॉपिक होता है, ये दोनों संज्ञान और संवेग ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ये जो एक टॉपिक है जो आपका कॉग्निशन एंड इमोशनल, ठीक है, जो आपका कॉग्निशन एंड इमोशनल है, तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में हर बार आ जाता है यहाँ से एक क्वेश्चन। तो आज ये हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसकी भी थ्योरी मैंने करवा दी है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन को अच्छे से डील नहीं करवाओगे। तो इसलिए पहले आप वो जाके देखिए, फिर आप लोग प्रैक्टिस करिए। आपको 100% यहाँ से भी आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ प्रेस के क्वेश्चन भी डाले हैं एंड जो संभवतः क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने डाला हुआ है। तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसको बीच में स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और एक इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो और अगर आप शिक्षक भर्ती से कहीं भी आपका, चाहे वो DSSS हो या फिर बिहार शिक्षक भर्ती हो या फिर यूपी टेट हो या सुपर टेट हो एंड कोई भी हो, लेकिन इस टाइम आपकी मैं सीटेट से रिलेटेड ही डिस्कशन कर रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली शाम 4 बजे वीडियो मिलती हैं, ठीक है, PM पर शाम को 4 बजे आपको यहाँ से वीडियो मिलती है। तो आप लोग मेरे से जुड़ सकते हो, मैं अच्छे से डिस्कस करूंगी। मैं यही कोशिश करूंगी आपका सीटेट इस बार क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने जैसे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर किया है, तो वैसे भी आपका भी हो जाएगा। क्योंकि मैंने जैसे अपने आप को अपना जैसा भी मेरा प्लान रहा पढ़ने का या फिर जैसा भी रहा मेरा शेड्यूल, तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी मैंने कहाँ से पढ़ा, कैसा पढ़ा, कितना पढ़ा, तो सब मैं आप लोगों से वैसे ही डिस्कस कर रही हूँ। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिएगा एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये पहला रहा क्वेश्चन। पहले हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर जो आपका इमोशनल है टॉपिक, इसके बारे में भी हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जो नए होंगे वो वीडियो देखेंगे तो उनको ये समझ नहीं आएगा, तो थोड़ा भी हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो जो लोग ने मेरी वीडियो देखी है उनका रिवीजन हो जाएगा, बाकी जो न्यू है लोग उनको समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इमोशनल, जो आपके इमोशन है वो क्या है। आपके फेयर है, या फिर आपके अटेंशन है, या फिर आपका उत्तेजना है, या फिर स्मृति। यहाँ पे डर नहीं, डर होगा। तो आपके जो संवेग होते हैं वो आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं, कि 3 प्रकार के होते हैं, प्रेम, भय और क्रोध। ठीक है, फेयर, एंग्री और लव। तो ये आपका इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो डर है, जो आपका फियर है, डर है, वही आपका संवेग होता है। क्योंकि जो डर है ये जन्मजात होता है, प्रेम हुआ, गुस्सा हुआ, तो ये जन्मजात होते हैं। जो जन्मजात है ये ही आपके संवेग होते हैं, ये आपके वर्डसन ने कहा है। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं टॉपिक के बारे में। तो जो आपका कॉग्निशन डेवलपमेंट है, ठीक है, आपका जो कॉग्निशन जो है ये आपका मेंटल डेवलपमेंट से है। आपका ये मेंटल स्किल है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये जो कॉग्निशन है ये आपका मेंटल स्किल क्यों है, क्योंकि आप जो भी आपके दिमाग में चलता है थॉट, जैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, आपका डिसीजन मेकिंग हो गया, आपका रीजन तर्क करना हो गया, तो ये आप सब दिमाग से करते हो। जितना भी काम आप दिमाग से करते हो आपका मेंटल स्किल के अंतर्गत चला जाता है, एंड कॉग्निशन के अंतर्गत चला जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो आपके वाटसन थे, जो आपके वाटसन जो आपके वाटसन थे, इन्होंने कहा कि जो ये संवेग है 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग FAL से याद रख सकते हैं, फेयर से याद रख सकते हैं। जो फेयर है
इस मतलब फेल से याद रख सकते हैं आप लोग। एफ से होता है आपका फियर, ठीक, आपका जो एफ होता है, एफ से आपका होता है फियर। ए से होता है आपका एंग्री, और एल से होता है आपका लव। तो फियर का मतलब होता है, फियर का मतलब ही होता है कि डर, और एंग्री का मतलब होता है क्रोध, और लव का मतलब होता है प्रेम। ठीक, तो जो आपके वाटसन थे इन्होंने कहा कि जो संवेग होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, डर, क्रोध और प्रेम, मतलब फियर, एंग्री और लव। तो आप लोग FAL से याद रख सकते हैं, फॉल से याद रख सकते हैं, ठीक है। ये आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये आपका टॉप मतलब एक पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं जो आपके जोजोंग हैं, अगर आपके में जोजोंग के अनुसार आ जाए, अगर पूछ ले जोजोंग के अनुसार जो संवेग हैं वो क्या है, मतलब इंटर रिलेटेड है या फिर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तो अगर आपके में क्वेश्चन में जोजोंग के अनुसार पूछ रहा है तो आप लोग यही कहोगे कि जो संवेग हैं वो स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र है, इंटर रिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट मतलब है ये, मतलब ये स्वतंत्र है, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है, जो आपके संवेग और संज्ञान है, अगर जोजोंग के अनुसार पूछ रहा है तो। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो संवेग होते क्या हैं, जो आपके इमोशनल हैं, जो आपके इमोशन है ये बने हैं जो आपके संवेग हैं, ठीक, ये 2 शब्दों से बने हैं, ये इमूवर से बने हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ही होता है कि टू मूव, और एक का होता है स्ट्रीव, स्ट्रोक, मतलब इमोशन का मतलब टू मूव मतलब गति करना, ठीक है। तो ये आपका इमोवर से बना हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है टू मूव या होता है स्ट्रिप, मतलब कि गति करना। तो संवेग जो मतलब हुए कि जो हमें अपनी, जिसके द्वारा हम अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, जो हमारा मतलब प्रेम हुआ, भय हुआ, क्रोध हुआ, ये जन्मजात होते हैं। तो ये आपको समझ आया कि ये कहाँ से हैं, ये आपके इमोवर शब्द से बने, इसका मतलब है टू मूव या स्ट्रिप, ये हुआ। आपके जो इमोशनल है, जो आपके इमोशन है ये आपको दिशा देते हैं, इनका मतलब ये होता है कि आपको दिशा देना, कि आप अपने संवेग को कैसे दिशा दे रहे हो। अगर आप मतलब बहुत ज्यादा सैड हो तो आप अपने आप को कैसे डील कर रहे हो, मतलब आप अपने संवेगों को के प्रति कितना अवेयर हो, उनको कैसे आप डायरेक्शन दे रहे हो। इसमें यही रहता है कि आप अगर बहुत ज्यादा परेशान हो तो अपने आप को कैसे डील कर रहे हो, या तो आप आगे सक्सेस हो रहे हो या फिर आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। तो आप में इतना ही मतलब आप में ये इंटेलिजेंट इतना गुण हो जाए, मतलब इतना आप मतलब इतना बुद्धिमान हो जाओ कि आप अपने संवेग को कंट्रोल कर सको, अपने संवेग को कैसे दिशा देना, उनको किस डायरेक्शन में ले जाना है वो आप में आ जाना चाहिए। वो अगर गुण है तो आप इमोशनल इंटेलिजेंट कहलाओगे, ये हुआ। अब जो आपका संवेगिक बुद्धि है इसी के अंतर्गत आ जाता है आप कितना मतलब अवेयर हो, और आप कितना मैनेज कर रहे हो, कंट्रोल करना, मतलब आपका हुआ अवेयर और आपका हो जाएगा मैनेज करना, मैनेज, फिर आपका आ गया कंट्रोल। तो ये जितने भी गुण जिसके अंदर होंगे वो मतलब इंटेलिजेंट मतलब इमोशनल इंटेलिजेंट कहलाएगा, या फिर आपका संवेगिक बुद्धि कहलाएगा, जिस व्यक्ति में ये गुण होंगे। मतलब वो कितना अवेयर है, मतलब अवेयरनेस है वो अपने संवेग के प्रति, कि कितना वो अपने आप संवेग को कितना मैनेज अच्छे से कर पा रहा है, फिर कितना कंट्रोल, मतलब आप उसको ये पता है कि हमको किसके सामने रोना है किसके सामने नहीं रोना है, वो अपने इमोशनल को, अपने संवेग को रोक पा रहा है, वो उस पर कंट्रोल कर पा रहा है। तो ये जितने भी गुण अगर व्यक्ति में पाए जाते हैं तो वो इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति कहलाएगा, मतलब सांवेगिक बुद्धि उसमें अच्छी मात्रा में होगी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं जो कॉग्निशन एंड इमोशनल है, जो कॉग्निशन एंड इमोशनल है, ठीक, एंड इमोशनल। तो ये होते हैं जो कॉग्निशन का मतलब ही होता है आपके दिमाग से संबंधित, मतलब इसमें मेंटल स्किल आ जाती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर मेंटल स्किल आ जाती है, जो आप दिमाग से काम करते हो, जैसे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ठीक है, आपका थिंकिंग हो गया, आपने अपने दिमाग से ही तो सोचते समझते हो कि हमको क्या करना है, हमको कैसे पढ़ाई करनी है, हमको कौन सा काम करना है, हमको कहाँ जाना है, हमको किससे बात करनी है, हमको क्या काम करना है, किस टाइम पे करना है, सब आप दिमाग से सोचते समझते हो।
आपका रीजनिंग हो गया, आप तर्क करते हो, ठीक है, आप रीजनिंग हो गया आपका। तो ये जितना भी आप दिमाग से काम कर रहे हो, जितना भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, थिंकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग, सारा ये आप जितना भी काम दिमाग से हो रहा है आपका, ये आपका कॉग्निशन के अंतर्गत चला जाएगा। वहीं पे आपका जो इमोशनल है ये हो, इसका मतलब भी होता है टू मूव, मतलब गति में होना। मतलब आप अपने इमोशन को कितना अवेयर, उसके प्रति कितना अवेयर हो, कितना आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो, कितने अच्छे से उसको गति दे पा, उसको डायरेक्शन कितने अच्छे से आप दे पा रहे हो, वही आपका इमोशनल इंटेलिजेंट कहलाता है। मतलब आपके जो वाटसन है, अरस्तु ने एक स्टेटमेंट दिया था, आपको यहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति किसी भी टाइम नाराज हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, यह आसान है, परंतु एक समय पर एक व्यक्ति, मतलब परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, और एक सही मात्रा में, एक सही समय पर और एक सही उद्देश्य से, मतलब सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना ये आसान नहीं होता है। आपने देखा होगा, ये आपके अरस्तु का कथन था। इससे आपको समझ आ गया होगा कि आपको पता है कि हमको किस व्यक्ति पे कब नाराज होना चाहिए, कितने, ये नहीं कि हम नाराज ही हो गए हैं, पूरी लाइफ टाइम के लिए नाराज हुए बैठे हैं, ये भी नहीं करना है हमको, कितने समय के लिए नाराज होना है, कितनी मात्रा में नाराज होना है, ठीक है। तो ये जितना कंट्रोल जिसके पास होता है, वो इमोशनल इंटेलिजेंट बुद्धि, मतलब उसके पास संवेगिक बुद्धि बहुत अच्छी होती है, वो संवेगिक बुद्धि उसके पास होगी, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो उसे मतलब इमोशनल इंटेलिजेंट कह सकते हैं आप, कि उसको पता है कि हमको अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, हमको किसके सामने कैसे बात करनी, किसके सामने रोना है, किसके सामने हंसना है, किसके मतलब कितनी मात्रा में हमको गुस्सा करना है, वो भी उसको पता होता है। ये नहीं है कि एक छोटा बच्चा है, उसके पे हमने बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया, या किसी पे हम गुस्सा है तो उससे हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। उसको पता है कि हमको कितनी मात्रा में गुस्सा होना है, किस पे होना है और कितने समय के लिए होना है। तो अगर ये गुण है तो वो इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति कहलाता है, ये आपके अरस्तु के अनुसार कहा गया है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन के पे चलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था आपका, इसका ऑप्शन सही हो गया था ए। आप चलते हैं आगे हम लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से आप लोग, मतलब अभी क्वेश्चन जब आप लोग करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपके जो इमोशनल है वो क्या है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि वाटसन के अनुसार इमोशन 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो वाटसन है आपके, उनके अनुसार इमोशनल 3 प्रकार के होते हैं। आप एफ ए एल से याद रखिएगा, फेल से याद रखिएगा। एफ से होता है फियर, ठीक है, और ए से होता है एंग्री, और एल से होता है लव, मतलब डर, क्रोध और प्रेम। ये आपके जन्मजात होते हैं। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, वो जब दुनिया में आता है तो उसको डर लगता है, वो अनजान व्यक्ति के पास नहीं जाता है। क्यों? उसको किसी ने बताया है नहीं, वो जन्मजात है, उसको डर, वो किसी भी चीज को छुएगा अगर उसको लगता है कि मतलब वो, मतलब जैसे कि किसी चीज को उसने छुआ और जल गया या कुछ वैसा हुआ, उसको उससे अगर हानि हुई है तो वो दोबारा उसको नहीं छुएगा, उसको उसके प्रति डर महसूस होगा। क्रोध, अगर उसको टाइम पे कुछ ना, मतलब खाने को ना मिले, अगर उसको भूख लगी हो तो वो रोने लगेगा और गुस्सा भी करेगा, मतलब वो, अगर आप उसको बाद में दे रहे हो खाने पीने को तो वो नहीं खाएगा, उसको गुस्सा आएगी। तो ये जन्मजात होता है। बाकी प्रेम, लव, ये प्रेम किसी कोचिंग में तो नहीं सिखाया जाता है कि हाँ आपको अब मतलब आपको अब प्रेम करना है, आपको प्यार करना है। ये सब जो है आपका इमोशनल, ये आपके अंदर जन्मजात हैं, ये अपने समय के अनुसार उभर के सामने आते हैं। तो वाटसन के अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग याद रखिए कि ये जन्मजात भी होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जो आपका है, इमोशनल एंड कॉग्निशन आर डैश ईच अदर। तो जो है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश डैश हैं, ये क्या है, ये आपको बताना है। अगर आप सिर्फ इंटरडिपेंडेंट पूछे, मतलब इंडिपेंडेंट पूछे, तो आप जजांक अगर दिया हो तो आप बेझिझक होके स्वतंत्र लगा सकते हैं, क्योंकि जोजोंग के अनुसार इन्होंने माना है कि जो संवेग और संज्ञान एक दूसरे को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते हैं, ये अपनी अपनी मात्रा में अलग अलग चलते हैं। लेकिन बाकी अदर जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक हैं, सबने यही माना है कि जो संज्ञान और संवेग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और बात भी सही, आप ऐसे मान सकते हैं जैसे कि आप किसी दिन बहुत खुश हैं, आप खुश हैं, ठीक, जिस दिन आप खुश हो उस दिन आप अच्छे से पढ़ाई भी कर लोगे अच्छी मात्रा में, आप अपने फ्रेंडों से भी बहुत अच्छे से बात कर लोगे, आप अपने घर में भी बहुत अच्छे से बात करोगे, मतलब आप सबसे बहुत अच्छे से बातचीत करोगे, बहुत अच्छे से इंक्लूड हो जाओगे, आप पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर लोगे। लेकिन जिस दिन आपका माइंड अच्छा नहीं है, आप जिस दिन बहुत सैड हो, बहुत दुखी हो,
उस दिन ना तो आपका पढ़ाई करने में मन लगेगा, ना अपने फ्रेंडों से अच्छे से बात कर पाओगे, और किसी ने अगर बोल दिया फालतू में तो चिल्ला दोगे, आप गुस्सा करोगे, लेकिन अपने अपने फ्रेंड से भी अच्छे से बात नहीं कर पाओगे। तो जो संवेग होते हैं और संज्ञान एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, आप लोग खुद पे रख के देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या नहीं। जिस दिन आपका सर दर्द हो रहा हो उस दिन आप पढ़ाई नहीं कर सकते, जिस दिन आपको दर्द महसूस हो रहा, जिस दिन आप बहुत सैड हो उस दिन आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते। उस दिन मतलब अगर आपने देखा होगा कि आप जब बहुत ज्यादा गुस्से में हो तो आप देखते हो कि गुस्से में हम लोग मतलब सामने वाले को कुछ बोल भी देते हैं, थोड़ा तेज आवाज में भी बोल सकते हैं, कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो हमको नहीं बोलने चाहिए। तो क्यों ऐसा होता है कि हमको मतलब अपने संवेग पे कंट्रोल नहीं रहता है, कि अगर हम इमोशनली बहुत अच्छे नहीं हैं तो हमारा संज्ञान भी प्रभावित होता है। अगर हम संज्ञान मतलब हमारा दिमाग भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा तो हम इमोशनली बहुत भी प्रभावित हो सकते हैं। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, लेकिन जजांक आपके मानते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये स्वतंत्र एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं। तो अगर जजांक के अनुसार पूछे तो आप लोग इंडिपेंडेंट पे ही ऑप्शन पे टिक करिएगा, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर जजांक नहीं दिया है तो बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो ये आप मानिएगा कि ये संबंधित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है इसका सी ऑप्शन सही होगा कि सन्निहित है, मतलब ये एक दूसरे को इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जो आपके संज्ञान और संवेग हैं। आप अपने खुद पे रखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध है? जो संज्ञान और संवेग है उनके बीच जो संबंध है वो कैसा है? एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया। अगर जजांक दिए हों, अगर जजांक के अनुसार पूछता है तो आप लगा सकते हो कि ये स्वतंत्र होते हैं, ये इनका एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, कोई एक दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर जजांक नहीं दिया गया है तो आप लोग इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी मत लगाइएगा, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल भी मत टिक करिएगा कि एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, बी ऑप्शन, एक द्विदिशीय संवेग और संज्ञान को प्रभावित करते हैं, या फिर होगा एक दिशीय संज्ञान और संवेग को प्रभावित करते हैं, या फिर होगा द्विदिशीय दोनों के बीच एक गति परस्पर क्रिया होती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसका डी ऑप्शन सही होगा कि दोनों के बीच एक गतिशील परस्परिक क्रिया होती है, मतलब दोनों एक दूसरे को इंटर रिलेटेड प्रभावित करते हैं। जिस दिन आपका दिमाग अच्छा नहीं है, मतलब आपका सर दर्द हो रहा होगा, तो आप सामने वाले पे गुस्सा भी कर सकते हो। अगर आप कुछ बहुत ज्यादा परेशान हो तो आप सामने वाले को देख करके, जिससे आप ज्यादा क्लोज हो, तो आप रोने मतलब रोना भी आपको आ सकता है। तो जो संवेग और संज्ञान एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने संवेग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अगर हम माइंडली ज्यादा डिस्टर्ब हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है। जो मतलब इमोशनली मोटिवेटेड चिल्ड्रंस होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि उनका अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव, या फिर आपका होगा उनका अंतर्मुखी स्वभाव, या फिर आपका होगा अपने विचार प्रकट करने का उनका संतुलित तरीका, या फिर होगा आपका डी उनका विषादग्रस्त व्यवहार। तो जो संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित हो, जिनका मतलब संवेग बहुत अच्छा है, जिनको पता है कि अपने इमोशनल को हमको कैसे कंट्रोल करना है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है इसका सी ऑप्शन सही होगा कि अपने विचार प्रकट करने का उनका संतुलित तरीका होता है। उनको पता रहता है कि हमको कब किसके सामने कैसे अच्छे से बात करनी है, किससे हमको हमको मतलब कैसे हमको गुस्सा करना है, हमको किससे मतलब किसके सामने रोना है, किसके सामने हंसना है, किसको हमको कैसे मतलब अपने संवेग को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने संवेग को सही डायरेक्शन, उनको सही दिशा दे पाते हैं। तो यही आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उनको पता है कि हमको कब क्या करना है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपका, देख लेते हैं। आपकी कक्षा के लिए एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों के मतलब स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय दर्शन प्रदर्शित करते हैं। इस रूढ़िबद्धता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? एज ए टीचर के रूप में आप क्या करोगे? जहाँ पे स्टीरियोटाइप्स मतलब जहाँ से रूढ़िबद्धता, ये मैंने आपको डिस्कस किया था सोशलाइजेशन में,
कि रूढ़िबद्धता क्या होता है, जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं कि लड़कियां तो घर में ही रहेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे, लड़कियां ये पहनेंगी, लड़के ये पहनेंगे, लड़कियां बाहर पढ़ाई करने नहीं जाएंगी। तो ये कहीं कहीं पे आज भी चली आ रही परंपराएं हैं जिनको हम वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए, या फिर है आपका बी, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, या फिर डी, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल करने के लिए सलाह दे देनी चाहिए कि मतलब तुमसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तुम पढ़ाई छोड़ दो, अपना कोई रोजगार शुरू कर दो, अपना खुद का कोई काम करना शुरू कर दो। तो ऐसा आपको टीचर के रूप में नहीं करना है, क्योंकि क्या पता कब बच्चा निखर के सामने आ जाए और अच्छा वो कर ले जाए। तो ये आप नहीं कह सकते। डी हुआ, विभिन्न सामाजिक वर्ग के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों का उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसमें आपका जो 5 है, इसका डी ऑप्शन सही होगा कि आप एग्जाम्पल दोगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दोगे कि हाँ देखो वो बच्चा मतलब पढ़ने में थोड़ा सा स्लो, मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं था, पर उस समय के साथ उसने अपने आप में मेहनत की, अपने आप को समय दिया और वो अच्छा कर गया। तो आप ऐसे एग्जाम्पल दोगे कि जिससे बच्चा मोटिवेट हो और वो आगे बढ़ सके, वो कोशिश करे कि हम भी कर सकते हैं, वो अच्छा आगे चल के अपना मतलब फ्यूचर अच्छा कर सके। तो वो जब उसको आप मोटिवेट करोगे, उसको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दोगे, उदाहरण दोगे, तो वो भी प्रेरित होगा कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, और वो करने की कोशिश भी करेगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित मतलब संबंध नहीं है, जो आपका मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंट एक्सपेक्ट, जो आपका है ये आपको बताना है कि जो कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं, मतलब भावनात्मक जो आपके संवेग हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, उनसे संबंधित नहीं है। तो जो आपका 6 है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। भावनाओं के प्रति जागरूकता, या फिर भावनाओं का प्रबंध, या फिर आपका होगा भावनाओं की आलोचना, या फिर आपका होगा कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो जो मतलब जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंट बुद्धि पाई जाती है, ठीक, तो उनमें जागरूकता भी होगी अपने संवेग के प्रति, वो अपने संवेग के प्रति अवेयरनेस, मतलब उनमें अवेयरनेस भी होगी, उनको पता होगा कि हाँ हमको किसके सामने कैसे बात करनी है, हमको किसके सामने कैसे अपने इमोशनल को व्यक्त करना है, तो वो उसके प्रति जागरूक होंगे। भावनाओं का प्रबंध, उनको पता होगा कि हमको किस मात्रा में कैसे कहाँ पे अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना है, तो उनमें ये भी होगा। भावनाओं का आलोचन, वो अपनी भावनाओं का आलोचना नहीं करेंगे, उनको ये मतलब उनकी हमें आलोचना नहीं होगी कि नहीं ये है, मतलब ये तो संवेग खराब ही होते हैं, इमोशनल खराब होते हैं, जो डर है ये भी खराब होता है, जो प्यार है ये भी खराब होता है, तो मतलब आलोचना नहीं करते वो। उनको ये मात्रा में उनको पता रहता है कि हमको कितनी मात्रा में कहाँ अपने संवेग को प्रयोग करना है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा कि भावनाओं का आलोचन वो नहीं करते जो इमोशनल इंटेलिजेंट बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो नीचे स्थिति लिखी हुई है हम लोग देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ठीक, ये हम लोग देख लेते हैं। दिया गया, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वो पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं। मतलब आपकी कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो अपने आप को अच्छा प्रदर्शित नहीं कर पाते। तो जब वो अच्छा प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे तो उनमें थोड़ी सी हीन भावना आएगी, वो ये समझेंगे कि शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, और हतोत्साहित महसूस करते हैं, वो अपने आप को हतोत्साहित महसूस करेंगे कि हाँ मेरे से अब नहीं होगा, मैं अच्छा नहीं हूँ, सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा है हमसे, या सामने वाला बच्चा हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। ये आपने बहुत देखा होगा कि जब बच्चे कोशिश करते हैं वो अच्छा नहीं कर पाते, तो उनमें हीनता की भावना आ जाती है, उनको लगता है कि अब हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, तो वो धीरे धीरे उसके प्रति हतोत्साहित हो जाते हैं और वो प्रयास करना छोड़ देते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इसमें ए ऑप्शन है संज्ञान एवं संवेग अलग अलग नहीं है,
या फिर आपका होगा संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, या फिर आपका होगा आनुवांशिकता या पर्यावरण अलग नहीं है। तो यहाँ पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की बात नहीं कही गई है, यहाँ पे संवेग और संज्ञान की बात चल रही है कि आपका जो दिमाग है और जो आपकी भावनाएं हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अगर करती हैं तो हम लोग को कैसे मैनेज करना है, हमको उनको कैसे डील करना है, यहाँ पे संवेग और संज्ञान की बात हो रही है। तो हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं है, तो ये भी आपका डी बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका ए ऑप्शन सही होगा कि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं होते हैं। ध्यान से देखिएगा क्योंकि नहीं के सेंस में जा रहा तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। इसका ये मतलब है कि जो संज्ञान और संवेग है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उनका एक दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसका जो संवेग है, ठीक, जो उसके इमोशन है वो धीरे धीरे प्रभावित होंगे, वो अपने आप को कम महसूस करेगा, आपको अपने आप में ही उसके अंदर हीनता की भावना आ जाएगी कि हाँ हमसे नहीं हो पाएगा, वो हतोत्साहित हो जाएगा। तो जब वो हतोत्साहित होगा तो उसका दिमाग भी प्रभावित होगा, वो मेंटली भी डिस्टर्ब होगा। तो यही कहा गया है कि जो संज्ञान और संवेग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जो आपका मतलब सीखना है, जो आपका लर्निंग है वो क्या है? जो लर्निंग है क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देख लेते हैं हम लोग। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, कि मतलब अगर आपने देखा होगा कि आपका अगर दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा तो आप उस दिन अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हो, या आप इमोशनली बहुत अच्छे नहीं हो, ठीक है, आपका अगर दुखी हो या कुछ भी परेशान हो आप, तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, तो एक दूसरे को प्रभावित मतलब उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, संवेगों से मतलब छीड़ संबंध रखता है, ये भी नहीं कह सकते आप। सीखने वाले के संवेग स्वतंत्र होते हैं, अगर स्वतंत्र होने की बात आएगी, अगर जुजांक दिया होता तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा कि सीखने वाले के संवेग से प्रभावित होता है। अगर आपका संवेग मतलब अगर आप मतलब आपकी जो भावनाएं हैं वो ठीक नहीं है, वो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आपका दिमाग भी प्रभावित होगा उससे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following is the best suited of emotional development of children? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। कक्षा कक्षा का प्रजातंत्र प्रवेश, या फिर आपका होगा अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। ये कहना गलत होगा कि मतलब बच्चे का जो संवेग और संज्ञान का डेवलपमेंट है इसमें माता पिता का रोल होता है, अध्यापक का कोई नहीं। तो ये नहीं आप कह सकते। हाँ, बच्चे की न्यू परिवार से जरूर होती है, उसका जो पूर्व नॉलेज है वो अपने घर से ही लेके आता है, लेकिन उसका उभर के जो सामने मतलब बच्चे को निखार आती है वो अध्यापक के द्वारा ही आती है, क्योंकि स्कूल घर के बाद बच्चा अपने स्कूल में ही ज्यादा समय बिताता है। तो ये आपका कहना गलत होगा। सी देख लेते हैं, कक्षा कक्ष का नियंत्रण प्रवेश की आप नियंत्रण में रख रहे हो। कक्षा कक्ष का अधिकारवाद प्रवेश, मतलब एक दूसरे हर बच्चे का अपना अपना अधिकार है, वो कुछ भी कहीं भी कुछ कर सकता है, किसी का किसी पे कंट्रोल नहीं है, तो ये भी कहना गलत होगा। आपका एक ही ऑप्शन सही होगा कि कक्षा कक्ष का प्रजातंत्र प्रवेश, मतलब हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी, मतलब ये नहीं है कि वो दिन रात खेल ही रहा है स्कूल जाकर के या कुछ कर रहा, फ्रीडम है। अगर बच्चे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है, बच्चे को थोड़ा सा अगर समस्या आ रही तो टीचर से जाके पूछ सकता है। ये नहीं है कि नहीं, टीचर शिक्षक ने एक बार पढ़ा दिया टीचर ने तो बस दोबारा कोई नहीं पूछ सकता, इतना अनुशासन नहीं। हाँ, फ्रीडम दी जानी चाहिए हर बच्चे को अपनी लिमिट के अनुसार। ये नहीं है कि बच्चा गया है स्कूल, अपना दोस्तों के साथ मारपीट कर रहा है, खेल रहा है, खा लिया और चला आया, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को फ्रीडम भी देनी है और लिमिट में देनी है कि हाँ इतनी ये सीमा है। बच्चों को कोई समस्या है तो आप उसकी प्रॉब्लम समझेंगे। अगर आप किसी टॉपिक पे डिस्कस किया है आपने, तो अगर बच्चे को समस्या है तो बच्चे को इतनी फ्रीडम दीजिए कि वो आपसे जितनी बाहर हो सके, जब तक उसको समझना है वो आपसे पूछ सके। लेकिन ये फ्रीडम नहीं देनी है कि आप स्कूल गए कुछ भी करो, मारपीट करो, दंगा प्रसाद करो, टीचर कुछ भी ना कहे, तो ये फ्रीडम नहीं है। लेकिन हाँ, बच्चे को स्वतंत्रता देनी चाहिए, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, मतलब जो देविका है वो पेपर देने के लिए कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम तो जितना पढ़ना था पढ़ लिए, अब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी, अब मुझे पेपर देने जाना है, ठीक है। जबकि राजेश जो है उत्तेजना मतलब वो निराश है कि उनको वो अंदर अंदर अपने आप में डर महसूस कर रहे हैं कि हाँ हमको पेपर देना, हमको कैसे देंगे, वो मतलब परेशान हो रहे हैं। जो होता नहीं, मतलब कभी कभी जब एग्जाम के टाइम नर्वस फील होने लगता है कि हाँ कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो वो उनको यही फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है। उन दोनों की भावनात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। जो देविका है वो एग्जाम के लिए नर्वस नहीं है, लेकिन जो राजेश है वो नर्वस हो रहे हैं। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। समय अंतराल है, मतलब ये समय के साथ हो रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भावनाओं की प्रकृष्टता है या फिर अनुकूलन स्तर है, तो इसमें आपका सी सही होगा कि अनुकूलन स्तर है। वो एग्जाम के टाइम सबको थोड़ी बहुत फीलिंग आ सकती है, ऐसी नर्वनेस, मतलब नर्वस हो सकते हैं हर व्यक्ति, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो अनुकूलन का स्तर है, अपना अपना अनुकूलन है, देविका को नहीं महसूस हो रहा है, उनको राजेश जो है उनको महसूस हो रहा है, तो ये आप कह सकते हैं कि अनुकूलन का ये स्तर है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं उस वातावरण में सबसे ज्यादा प्रभावी तरीके से सीखते हैं, तो कौन सा वातावरण है ये आपको बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ध्यान के केंद्र होता है और बल दिया जाता है, कि मतलब जहाँ पे बच्चों को गणित है, संज्ञान उनका दिमाग से संबंधित है, पढ़ने लिखने पे ध्यान दिया जा रहा है, उस पर बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा है। या फिर होगा जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होते हैं और विद्यार्थी से निष्क्रिय अपेक्षाएं की जाती है, कि टीचर आके ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, बच्चे ने चुपचाप उसको उतार लिया अपनी नोटबुक पे और वो बस निष्क्रिय रूप से बैठे हुए हैं। या फिर आपका सी होगा जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सी ऑप्शन में बच्चे को ज्यादा अहमियत दी जा रही है एंड बच्चे की सारी फीलिंग्स को भी समझा जा रहा है, उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो रही है, कि उनके संवेग, उनको अगर किसी टॉपिक पे समस्या आ रही है तो आप उनके फीलिंग्स को समझ रहे हैं। उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है आर्थिक स्थिति को लेकर के या फिर उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो एज अ टीचर आप समझ रहे हैं उनकी उनकी उनको सॉल्व कर रहे हैं। अगर उनको कोई समस्या आ रही है तो आप उसकी समस्या भी बच्चों को समझते हैं, सुनते हैं और उसको सॉल्व करने की भी उनकी कोशिश करते हैं। तो वो जो मतलब स्कूल होगा, स्कूल का जो वातावरण होगा वो बच्चे के लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा, उसमें बच्चा ज्यादा अपने आप को अच्छा महसूस करेगा, उसमें कंफर्टेबल फील करेगा, तो उसकी जो लर्निंग है वो भी उस माहौल में बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है सीखने के लिए किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। ये कहना गलत है कि कोई भी संवेग दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग। सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। सीखना तो आप दिमाग से सीखते हो, लेकिन इन्वायरमेंट का भी तो रोल होता है। आपने देखा होगा कि स्कूल ऐसी जगह पे बनते हैं जहाँ पे शोर शराबा कम हो। अगर बीच मार्केट में स्कूल बना दिया जाए तो बच्चे तो मार्केट में देखते रहेंगे, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, किसकी बाइक निकल रही है, किसकी फोर व्हीलर निकल रही है, कौन क्या बेच रहा है, ठीक है। तो मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसका इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वातावरण का भी बच्चे के सीखने पे काफी प्रभाव पड़ता है। तीसरा देख लेते हैं, मतलब सी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। ये कहना गलत होगा कि त्रुटियां संकेत करती हैं कि बच्चे ने मतलब किसी प्रकार का सीखने का प्रयास नहीं किया, बल्कि गलतियां ही ये जाहिर करती हैं कि लर्निंग अच्छी हो रही है। क्योंकि अगर किसी ने लाइफ में कोई गलती नहीं की है तो वो ये इसका मतलब यही है कि उसने लाइफ में कुछ नहीं सीखा। कुछ कम कुछ ज्यादा हो सकती हैं, अगर किसी से कुछ कम गलतियां हुई होंगी और किसी से कुछ ज्यादा गलतियां हो सकती हैं, तो गलतियां होना कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कह दें कि जीवन में मैंने कोई गलती नहीं की है, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि
जब हम सीखते हैं, जब हम कुछ लाइफ में करते हैं तो हमसे गलतियां होती हैं। अगर आप कुछ लाइफ में करो ही मत, आप चुपचाप बैठे रहो, तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपसे गलतियां भी होंगी। उन गलतियों को सुधारना, उन गलतियों से सीख लेना और उनको सुधारना आगे फ्यूचर में, कि ऐसा कुछ ना हो, तो ये एक अच्छी बात होती है। लेकिन गलतियां होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें 12 का आपका जो ऑप्शन डी सही होगा, सी नहीं सही होगा। डी देख लेते हैं। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। मतलब वातावरण अच्छा होना चाहिए, कि वातावरण भी सीखने को प्रभावित करता है, और उनके संवेग को, उनके जो भावनाएं हैं उनके प्रति सकारात्मक व्यवहार किए जाए। ये नहीं कि किसी के बच्चे को कोई दर्द हो रही है तो आप कह रहे हो नहीं तुमको तो हमेशा दर्द होती, तुम्हारी ये है, उनको 4 बातें सुना रहे हो। ऐसा आपको नहीं करना है। उनकी फीलिंग्स को समझना, उनमें सकारात्मक व्यवहार उनके प्रति आपको करना है। तो इससे बच्चा जो है, वो शिक्षार्थी, वो संतुष्ट महसूस करेगा, आपको आप वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? जो आपकी भावना है, अधिगम है, जो अभिप्रेरणा है, जो मोटिवेशन है। तो इसमें आपको ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है ये आपको बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। ये कहना गलत होगा कि अगर फीलिंग्स आपकी नहीं है, अगर आपकी इच्छा ही नहीं है कि हमको ये सीखना है, अगर आपकी इच्छा ही नहीं है कि हमको सीटेट क्लियर करना है, तो आप सीटेट क्लियर कर पाओगे नहीं। अगर आप मोटिवेट हो, अगर आपकी इच्छा है कि हमको इस बार सीटेट क्लियर करना है, कुछ भी हो जाए, तो आप सीटेट क्लियर कर लोगे। क्योंकि 50% काम वहीं पे हो जाता है कि हम अपने आप को जब मोटिवेट कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि हम ये सीख सकते हैं, तो आप 100% सीख सकते हो, क्योंकि मानो ये एक सा प्राणी है, कुछ भी कर सकता है। ये नहीं है कि कुछ भी आप सोच लो कि अगर अब आप सोचो कि साइंटिस्ट बन जाओ, तो आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते, क्योंकि वो उसकी नीड बचपन से ही होती है, कुछ अलग तरीके का उनका बुद्धि लब्धि ही होता है। लेकिन अगर आप अपने लेवल में हो, अगर कुछ करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। आप में अगर आपने ठान लिया है कि मुझे सीटेट क्लियर करना है, तो आप सीटेट क्लियर कर सकते हो। तो उसके लिए आप प्रयास, बस ये है कि प्रयास करना पड़ेगा आपको। प्रयास करोगे तो 100% कुछ भी आप कर सकते हो। तो ये कह रहे हैं इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कहना गलत होगा आपका। बी ऑप्शन देख लेते हैं। कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। आपका जो पूर्व नॉलेज है, आपको पहले से पता है कि हम इसमें कितना निपुण है, तो आप अच्छा कर लोगे। या फिर है आपका सीखने के लिए भावनाओं का अलग रख देना, उसके प्रति आप आपकी कोई फीलिंग्स ही ना हो, आप बिल्कुल रोबोट बन जाओ, तो ये भी कहना गलत होगा। क्योंकि जब हम जो अपनी मेरी जो फीलिंग्स होती है, जो इंसान की फीलिंग्स होती हैं, वो नॉर्मल रहती है। वो ये नहीं कि आप उनको उठा के अलग रख दोगे कि हाँ ये फिर मेरी फीलिंग्स है, इनको अलग रख दिया मैंने, 2 साल बाद इनको मैं फिर ले आऊंगा अपने अंदर। तो ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि फीलिंग्स जो है ये स्वाभाविक है, इन पे किसी का कंट्रोल नहीं रहता है। हाँ, इन पे कुछ हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है, तो वो आपका इमोशनल इंटेलिजेंट कहलाएगा व्यक्ति। इस डी देख लेते हैं। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो प्रेरणा और सीखना है, जो मोटिवेशन है और सीखना, ये एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, अंतः संबंधित भी होते हैं। क्योंकि जब आप मोटिवेट होगे तो आप अच्छे से सीख पाओगे। अगर आप मोटिवेट नहीं हो, अगर आपको लगता है कि हम सीटेट क्लियर नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि हम ये इस फील्ड में जा सकते हैं, तो आप जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि हम ये काम कर सकते हो, तो आप कर लोगे। अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो आप नहीं कर पाओगे। तो जो भावना है, जो प्रेरणा है, वो भावना को आपके प्रभावित करती है, उनका घनिष्ठ संबंध भी होता है। तो इसमें डी का ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड, ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। ये आपका अरस्तु का कथन था, अभी मैंने आपको बताया था। इन्होंने कहा कोई भी नाराज हो सकता है। ये नॉर्मल है कि आपके फ्रेंड नाराज हो सकते हैं, आपके घर में कोई नाराज हो सकता है, तो ये नॉर्मल है, यह आसान है। परंतु एक व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना, यह आसान नहीं है, यह संबंधित है। अगर ये सारे गुण पाए जा रहे हैं किसी व्यक्ति में, तो इमोशनल इंटेलिजेंट कहलाएगा।
क्योंकि उसको पता है कि हमको कितनी मात्रा में किस व्यक्ति पे नाराज होना और कितने समय के लिए नाराज होना है, उसको ये सब कुछ पता है। तो वो इमोशनल इंटेलिजेंट कहलाएगा, क्योंकि वो अपने इमोशनल के प्रति अवेयर, मतलब उसमें अवेयरनेस है और वो उस पर कंट्रोल भी कर पा रहा है। लेकिन इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो ये आपका होगा संवेगात्मक विकास या फिर आपका होगा सामाजिक। तो सामाजिक से तो कोई संपर्क नहीं है यहाँ तक, दूर दूर तक, क्योंकि यहाँ बात हो रही है इमोशनल की। तो ये आपका गलत हो जाएगा। संज्ञान, आपका दिमाग तो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाराज होने मतलब आपकी फीलिंग्स की बात की जा रही है। शारीरिक विकास भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉडी डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा, फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये आपका ए ऑप्शन सही होगा कि यह संवेगात्मक विकास है, कि आपको पता है कि हमको किस व्यक्ति पर कितने टाइम, कितने समय में, कितनी मात्रा में नाराज होना है, ये आपको पता है। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। या फिर आपका बी होगा संज्ञान और संवेग दूसरे से स्वतंत्र प्रतिक्रिया करते हैं। या फिर आपका सी होगा संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करते। या फिर आपका डी होगा संज्ञान को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा कि जो संज्ञान और संवेग के बारे में कथन है वो आपका ए ही सही है। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े होते हैं। आपका जो दिमाग है, जो आपके संवेग, जो आपके इमोशन है, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आप अगर दिमाग मतलब माइंडली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो तो आप इमोशनली भी डिस्टर्ब हो सकते हो। ये एक नॉर्मल है। ठीक है, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, 50 ऑफ मतलब आपने कितने सही किए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड कल जो हम लोग मतलब दूसरी जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपका होगा मोटिवेशन से, उससे हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि वो थ्योरी मैंने जो आपका अभिप्रेरणा है वो थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी और इसकी प्रैक्टिस अभी नहीं हुई है, तो वो हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे हम लोग सीडीपी बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। आपका जो एग्जाम सीटेड है उसमें हम मतलब मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक बार पूरी अच्छे से डिस्कस करके अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर से हम लोग अच्छे से रिवीजन कर ले जाएं, क्योंकि अभी आपके पास 2 महीने काफ़ी इनफ है, क्योंकि आपका सीडीपी ही काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी बड़ा मतलब सब्जेक्ट रहता है। तो इसमें काफ़ी टॉपिक भी हैं, तो वो हम लोग अच्छे से कवर कर लें। फिर प्रैक्टिस भी साथ में कर रहे हैं, तो आपके दोनों काम साथ में चल रहे हैं। आपकी थ्योरी भी साथ में कंप्लीट हो रही है और प्रैक्टिस भी हो रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अगर किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ शिक्षक भर्ती के बारे में ही सारी वीडियो मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का टॉपिक जो मेरा हम लोगों का रहने वाला है वो आपका होगा मोटिवेशन, उससे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो आपका अभिप्रेरणा है। फिर हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे, मतलब जो है आपका चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा, वहां से भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहां से 2 टॉपिक मतलब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी वीडियो मिस मत करिएगा। ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अगर आपने सोशलाइजेशन की प्रैक्टिस नहीं देखी है वीडियो, तो वो भी जाके देखिए, क्योंकि मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी, आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हैं और जो वीडियो आपने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग मोटिवेशन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो कल की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।